एक नीले शांत समुंदर के बीचों बीच एक हरा भरा खूबसूरत द्वीप था। उस द्वीप के पास ओरका भेलों का एक झुंड खुशी खुशी एक साथ तैर रहा था। इन विशाल और समझदार जीवों के चेहरे पर आजादी की मुस्कान थी, क्योंकि अब वहाँ कोई शिकारी नहीं था और कोई उन्हें पकड़ने वाला जहाज नहीं था। वे बेफिक्र होकर खेल रहे थे, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया। उन्हीं में से एक भेल सबसे खास थी, जिसका नाम विली है। वह जब पानी से बाहर छलांग लगाती तो मानो समुंदर खुद तालियां बजा रहा हो। उसकी कलाबाजी देखकर ऐसा लगता जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। विली ने ये सब सीखा था अपने एक इंसानी दोस्त जेसी से। 2 साल पहले जेसी ने उसकी बहुत मदद की थी। उसे इंसानों की दुनिया से निकालकर उसके असली घर समुंदर में उसके परिवार के पास पहुंचाया था। अब विली अपनी माँ और छोटे भाई बहनों के साथ मस्ती करती थी। इन सब हसीन पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे रैंडोल्फ, जो कभी उस समुद्री पार्क में काम करते थे जहाँ विली रहती थी। आज वो अपनी बेटी नेन के साथ एक छोटी सी नाव में सवार होकर समुंदर का सफर कर रहे थे। नेन की आंखों में जादू था। वह हर पल को जी रही थी जैसे समुंदर की हर लहर कोई नई कहानी सुना रही हो। दूसरी तरफ जेसी अब बड़ा हो गया था। वो अपने सौतेले पिता ग्लेन के साथ समय बिता रहा था। दोनों साथ में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे और एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे थे। जेसी की आंखों में अब भी विली की यादें जिंदा थीं। तभी ड्वाइट नाम का एक आदमी आता है, जो बच्चों की देखभाल करने वाला कर्मचारी है। वह जेसी के लिए एक बुरी खबर लाता है। ड्वाइट बताता है कि जेसी की माँ, जो बहुत पहले उससे अलग हो गई थी, अब न्यूयॉर्क में मर चुकी है। मरने से पहले उसकी माँ ने एक और बेटे को जन्म दिया था। उसका नाम एल्विस है और वह सिर्फ 8 साल का है। अब एल्विस अकेला है और उसे भी एक घर की जरूरत है, लेकिन जेसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया और फिर किसी और बच्चे को जन्म दिया। गुस्से में वह वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। उसके पिता ग्लेन जल्दी ही उसके पास पहुंच गए। उन्होंने उसे रोका और प्यार से समझाया। ग्लेन ने कहा कि एल्विस कुछ ही दिन हमारे साथ रहेगा, जब तक हम उसके लिए कोई अच्छा नया परिवार नहीं ढूंढ लेते। जेसी को यह सब पसंद नहीं आता, लेकिन वह चुपचाप मान गया। फिर दिन के अंत में ड्वाइट एल्विस को लेकर आता है और उसकी मुलाकात ग्लेन उनकी पत्नी एनी और जेसी से कराता है। लेकिन जब एल्विस घर आता है तो पहली ही झलक में लगता है कि वह भी जेसी की तरह एक जिद्दी और गुस्सैल लड़का है। वह किसी की बात नहीं मानता है। फिर अगले दिन माहौल और अजीब हो जाता है, जब जेसी को उसके माता पिता ग्लेन और एनी जबरदस्ती कहते हैं कि वह अपने सौतेले भाई से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर आए। जेसी को यह सब बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अब उसे इस नए रिश्ते का सामना करना ही है, इसलिए वह उसके पास जाता है। लेकिन दोनों को यह मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ी ही देर बाद जेसी चुपचाप अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन पूरा परिवार अपनी नई नाव लेकर छुट्टियां मनाने के लिए सैन द्वीप की तरफ निकल पड़ता है। नाव की सैर के दौरान एल्विस धीरे धीरे बातूनी बन जाता है। वह बहुत होशियार है और अक्सर अपनी और अपनी मर चुकी माँ की बनी बनाई कहानियां सुनाने लगता है। उसकी बातें और उसका चंचल स्वभाव जेसी को और भी ज्यादा परेशान करने लगता है, क्योंकि अब उसे पूरे सफर में एल्विस के साथ रहना पड़ रहा है। जब वे द्वीप पर पहुंचते हैं तो परिवार एक कैंप साइट पर तंबू लगाता है। फिर कुछ ही देर बाद रैंडोल्फ भी उनसे मिलने आता है। जब उसकी मुलाकात एल्विस से करवाई जाती है तो एल्विस बिना समय गंवाए रैंडोल्फ के मूल अमेरिकी होने का मजाक उड़ाने लगता है। फिर भी रैंडोल्फ गुस्सा नहीं करता। वह उसकी बातों को शांत और गंभीर तरीके से लेता है। थोड़ी देर बाद वह जेसी को अपनी नाव पर व्हेल देखने और नौकायन के लिए आमंत्रित करता है। रैंडोल्फ जेसी को ओरका व्हेल के आकार का एक हार भी देता है। यह उसकी और विली की दोस्ती की निशानी होता है। कुछ मिनट बाद वे सभी नाव पर पहुंचते हैं। जैसे ही जेसी की नजर नैन पर पड़ती है, उसे पहली ही नजर में नैन बहुत पसंद आ जाती है। रैंडोल्फ को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वह जेसी की मुलाकात नैन से करवाता है। इसके बाद वे तीनों मिलकर समंदर के गहरे हिस्से की तरफ नाव लेकर निकलते हैं। नाव पर रैंडोल्फ जेसी को व्हेल की आवाजों की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और वह आवाजें सुनते ही जेसी बहुत खुश हो जाता है। जेसी तुरंत पहचान लेता है कि यह विली है। वह रैंडोल्फ से कहता है कि चलो उसे ढूंढते हैं। कुछ ही मिनटों की खोज के बाद उन्हें समुंदर में ओरका व्हेलों का एक झुंड तैरता हुआ दिखाई देता है। वहीं उसे विली की माँ, उसकी बहन लूना और छोटा भाई भी दिखते हैं। फिर आखिरकार विली भी पानी से बाहर आता है। जेसी उसे उसके मुड़े हुए पंख से तुरंत पहचान लेता है और बहुत खुश हो जाता है। जेसी विली के और पास जाना चाहता है, लेकिन रैंडोल्फ उसे रोकता है। वह समझाता है कि अभी व्हेल शिकार कर रही हैं, इसलिए पास जाना ठीक नहीं होगा। वह कहता है कि अगले दिन वापस आना बेहतर रहेगा। कुछ घंटों बाद जेसी घर लौटता है और अपने पिता ग्लेन को विली और उसके परिवार से दोबारा मिलने की खुशी से भरी बात बताता है। ग्लेन यह सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही वह जेसी को सलाह देते हैं कि वह इन छुट्टियों में अपने परिवार, खासकर अपने सौतेले भाई एल्विस के साथ भी अच्छा समय बिताने की कोशिश करे। हालांकि जब रात होती है और सोने का वक्त आता है तो जेसी अभी भी एल्विस की मौजूदगी से थोड़ा असहज महसूस करता है। दोनों को एक ही तंबू में सोना पड़ता है, जो जेसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह कोशिश करता है कि एल्विस से दूरी बनाए रखे, लेकिन वह बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने जेसी और विली की दोस्ती के बारे में सुना है। फिर एल्विस एक और कहानी बनाता है कि उसके साथ भी
कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे जेसी के साथ है। लेकिन ये सुनकर जेसी को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एल्विस झूठ बोल रहा है या उसकी नकल कर रहा है। गुस्से में जेसी तंबू छोड़कर बाहर चला जाता है। इसके बाद वह बंदरगाह के पास जाकर बैठता है और थोड़ी देर अकेले शांति से बैठने की कोशिश करता है और अपना हारमोनिका बजाने लगता है। लेकिन गलती से उसका हारमोनिका पानी में गिर जाता है और अब उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं बचता। तभी अचानक कुछ चौंकाने वाला होता है। विली पानी से बाहर आता है और जेसी का हारमोनिका अपने मुंह में पकड़े होता है। दोनों पुराने दोस्त इतने समय बाद मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। जेसी विली से अपनी माँ की मौत के बारे में बात करता है और अपना दुख बांटता है। लेकिन तभी विली की माँ एक आवाज निकालती है जिससे विली समझ जाता है कि अब उसे वापस जाना होगा। जेसी विली को अलविदा कहता है और धीरे धीरे अपने तंबू में लौट आता है। सुबह होते ही जेसी अपने माता पिता को रैंडोल्फ की नाव पर व्हेल देखने के लिए बुलाता है, लेकिन वे सोना पसंद करते हैं। इसीलिए वे जेसी से कहते हैं कि वह अपने छोटे भाई एल्विस को साथ ले जाए। हालांकि जेसी असल में ऐसा नहीं चाहता। फिर भी वह एल्विस को लेकर बंदरगाह पर पहुंचता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, जेसी नैन को देखकर थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन नैन पहले से ही जाने के लिए तैयार होती है। रैंडोल्फ बताता है कि उसकी नाव खराब हो गई है और उसे ठीक करने में काफी समय लगेगा। ये बात सुनकर जेसी को लगता है कि अब उसके पास नैन को और अच्छे से जानने का मौका है। जब रैंडोल्फ नाव ठीक कर रहा होता है, तब जेसी नैन के पास दौड़ता है, लेकिन एल्विस अभी भी उसके साथ होता है, जिससे जेसी परेशान हो जाता है। वह एल्विस से कहता है कि वह कैंप में वापस चला जाए ताकि वह बीच में न आए। थोड़ी देर बाद जेसी नैन को झील के किनारे बैठकर नजारे देखते हुए पाता है। अचानक विली और उसका पूरा परिवार पास में दिखाई देते हैं। जेसी दूर से ये सब देख रहा होता है और वह और पास जाकर ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टानों पर फिसल जाता है। नैन आवाज सुनकर चौकन्नी हो जाती है और देखने आती है कि क्या हुआ। जब वह जेसी को घायल हालत में देखती है तो उसे लगता है कि वह उसका पीछा कर रहा था। फिर भी वह उसकी मदद करती है और बताती है कि यह जगह उसकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, क्योंकि अक्सर व्हेल यहाँ से गुजरती हैं। जब जेसी यह सुनता है तो वह नैन को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह अपना हारमोनिका बजाने लगता है। उसकी धुन पर विली ही नहीं बल्कि आसपास की बाकी व्हेल भी प्रतिक्रिया देती है। फिर जेसी नैन को कहता है कि चलो और करीब से व्हेल को देखते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एल्विस पास ही छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। एल्विस जेसी का सौतेला भाई उसकी निगरानी करने आया होता है। इसके बाद जेसी कुछ चट्टानों की तरफ दौड़ता है और जोर से विली को बुलाता है। विली उसकी आवाज पहचान लेता है और जवाब देता है। फिर जेसी नैन को विली से मिलाने की कोशिश करता है, जो अब उसकी नई दोस्त बन गई है। नैन विली को प्यार से छूने की कोशिश करती है, लेकिन विली मजाक में उस पर और जेसी पर पानी की बौछार कर देता है। इससे जेसी की टोपी झील में गिर जाती है। जेसी को पता होता है कि विली उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह टोपी लाने के लिए झील में कूद जाता है। नैन थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर वह देखती है कि जेसी विली की पीठ पर बैठा झील में घूम रहा है। दोनों मिलकर झील के चारों ओर मस्ती से सैर करते हैं। नैन और एल्विस जेसी की इस कला से बहुत प्रभावित होते हैं। एल्विस भी हारमोनिका उठाकर व्हेल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लूना आती है और उसे पानी की तेज धार से भिगो देती है, जिससे वह चौंक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाता है, जेसी नैन को अपने कैंप में आने का न्योता देता है। वे दोनों एक साथ बैठकर दूर समंदर को निहारते हैं, शांति और सुकून में। इस बीच एल्विस चुपचाप वापस कैंप में लौट आता है। बिना अपने भाई को बताए वह जाकर ग्लेन और एनी को एक झूठी कहानी सुनाता है कि जेसी और नैन ने एक दूसरे को किस किया है। जब ग्लेन ये बात सुनता है तो वह जेसी को बुलाकर बात करता है और सच जानना चाहता है। जेसी साफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह तो बस नैन को व्हेल दिखाने ले गया था ग्लेन को। तब समझ आता है कि एल्विस ने फिर से झूठ बोला है। इस बार ग्लेन उसे सजा देता है। वह उसे तंबू में ही रहने को कहता है और बोलता है कि जब तक वह अपनी गलती नहीं मानेगा बाहर नहीं आ सकता। अब जब एल्विस तंबू में बंद है तो जेसी आजाद महसूस करता है। वह नैन को फिर से व्हेल को पास से दिखाने के लिए ले जाता है। वे दोनों मिलकर झील के नीचे तक तैरते हैं और वहां उनकी फिर से विली से मुलाकात होती है, जो अपने परिवार के साथ आता है। फिर विली सभी को एक अद्भुत समुद्री सफर पर ले जाता है। ये खास अनुभव नैन को और भी आत्मविश्वासी बना देता है और वह अब व्हेल्स के साथ ज्यादा सहज महसूस करती है। साथ ही वह जेसी के और भी करीब आ जाती है। अंत में जब वे किनारे लौटते हैं तो दोनों विली और उसके परिवार को धन्यवाद कहते हैं और फिर कैंप की ओर वापस चल पड़ते हैं। रास्ते में जेसी और नैन को महसूस होता है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नैन जेसी को एक प्यार भरा किस देती है, जिससे दोनों के बीच प्यार और गहरा हो जाता है। ये छुट्टियां जेसी के लिए जिंदगी की सबसे खास छुट्टियां बन जाती हैं। लेकिन इसी बीच समंदर में एक बड़ा खतरा आने वाला होता है। धर नाम का एक तेल से भरा बहुत बड़ा जहाज द्वीप के पास से गुजर रहा होता है। इसकी वजह से समुद्र में तेल फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इन सब से बेखबर जेसी अपने तंबू में वापस लौटता है आराम करने के लिए। वह वहां एल्विस को देखकर उसके पास बैठता है और उसे उसकी माँ के बारे में बात करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि एल्विस की जिंदगी भी बहुत कठिन रही है। वह बस अपने दुख को भूलने के लिए कहानियां बनाता था। दोनों भाई बातें करते रहते हैं और पहली बार एक दूसरे को समझने
लगते हैं। इसी बीच डर नाम का बड़ा तेल टैंकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। जब वह द्वीप के पास आता है तो उसके इंजन में खराबी आ जाती है। इस वजह से जहाज समंदर के खतरनाक और चट्टानी हिस्से की ओर मुड़ने लगता है। नाविक जहाज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लॉसन रीफ से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जहाज के नीचे छेद हो जाता है। इस कारण जहाज में रखा सारा तेल धीरे धीरे समुद्र में फैलने लगता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है और समुद्र में रहने वाले जानवरों की जान को खतरा होने लगता है। अगली सुबह जेसी विली की आवाज सुनकर उठता है। यह आवाज वैसी ही होती है जैसी विली तब करता था जब वह परेशानी में होता था। जेसी जल्दी से एल्विस को उठाता है और दोनों भागकर किनारे पर जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। वहां जाकर वे लूना को देखते हैं, विली की बहन जो हिल नहीं पा रही होती है। जब वे उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका पूरा शरीर तेल से ढका हुआ है। जेसी तुरंत एल्विस को वापस कैंप में भेजता है ताकि वह अपने माता पिता को बुला सके और मदद ला सके। एल्विस जाकर ग्लेन और एनी को सब कुछ बताता है। शुरू में उन्हें लगता है कि ये उसकी कोई और कहानी है, लेकिन तभी लूना की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि बच्चा सच बोल रहा है। फिर ग्लेन और एनी जल्दी से रैंडोल्फ को फोन करते हैं ताकि वह भी मदद कर सके। फिर रैंडोल्फ नैन की मदद से लूना की जांच करता है और पता चलता है कि लूना ने अपने फेफड़ों में तेल खींच लिया है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। फिर वह सब मिलकर लूना को समुद्र में वापस धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन लूना बहुत कमजोर होती है और यह कोशिश बेकार जाती है। यह घटना जल्द ही मीडिया और आसपास के लोगों का ध्यान खींचती है, जो समंदर में तेल फैलने से हुई पर्यावरण की तबाही को लेकर परेशान हो जाते हैं। रैंडोल्फ को समझ आता है कि वह अकेले लूना की मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपनी दोस्त और पशु डॉक्टर केट को बुलाता है। केट अपनी टीम के साथ तुरंत पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे नाव से लूना को इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, विली गुस्से में आ जाता है और नाव वालों को डराने लगता है। लेकिन डॉक्टर केट समझ जाती हैं कि विली को डर है कि वे लोग उसकी बहन लूना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वह जेसी से मदद मांगती है, क्योंकि केवल वही विली को शांत कर सकता है। इस बीच तेल कंपनी का मालिक जॉन भी वहां मौजूद होता है, जो चाहता है कि यह समस्या जल्दी सुलझ जाए ताकि उसकी कंपनी को कोई नुकसान न हो। जेसी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है। जॉन को वादा करना होगा कि वह विली और उसके परिवार को सुरक्षित समुद्र तक पहुंचाएगा और तेल फैलने से हुई तबाही की जिम्मेदारी लेगा। हालांकि जॉन को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन फिर भी वह ऊपर से जेसी की बातें मान लेता है। एल्विस भी मदद करना चाहता है, लेकिन ग्लेन उसे मना कर देता है। इससे एल्विस नाराज हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। बाद में एनी उसे ढूंढती है और बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन एल्विस कहता है कि उसे यह अच्छा नहीं लगता कि सब लोग जेसी पर ध्यान देते हैं और उस पर नहीं। एनी उसे समझाती है कि वह भी उनके परिवार का हिस्सा है और वह भी उतना ही खास है जितना जेसी। आखिरकार एनी वादा करती है कि एल्विस भी व्हेल को बचाने में मदद करेगा। दोनों हाथ मिलाकर इस वादे को पूरा करने का फैसला करते हैं। एल्विस बहुत खुश हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि जेसी लूना को बचाने की योजना बना रहा है तो वह उसे शुभकामनाएं देता है। जेसी को यह सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। फिर जेसी अपना हारमोनिका निकालता है और विली को बुलाने के लिए उसे बजाना शुरू करता है। कुछ सेकंड बाद विली पानी से बाहर आता है, लेकिन अभी भी वह थोड़ा गुस्से में और बेचैन होता है और एक लकड़ी के पुल से टकराने लगता है। जेसी उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है। उधर डॉक्टर केट और उनकी टीम लूना के पास नाव से जाते हैं। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो केट कहती है कि उसे लूना की पूंछ में दवा का इंजेक्शन देना होगा। जेसी विली से कहता है कि वह अपनी पूंछ ऊपर करे और लूना भी उसकी बात मानती है। इस तरह डॉक्टर लूना को दवा दे देती है जो उसके फेफड़ों को ठीक करेगी और उसकी जान बचा लेगी। लेकिन मुसीबत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रैंडोल्फ को पता चलता है कि हवा समुद्र के तेल को समुद्री खाड़ी की तरफ धकेल रही है। अब सब लोग मिलकर दिन भर एक योजना बनाते हैं ताकि प्रकृति को और नुकसान न हो, और रात होते ही जेसी अपने तंबू में आराम करने चला जाता है, जहां एल्विस अपने व्हेल वाले हार से खेल रहा होता है और अपने भाई से पूछता है कि उसे कहां से मिला। जेसी बताता है कि यह रैंडोल्फ ने उसे गिफ्ट दिया था और वही पुरानी कहानी दोहराता है जो रैंडोल्फ ने उसे अपनी जनजाति की व्हेल से जुड़ी किंवदंती के बारे में सुनाई थी। एल्विस को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगती है और दोनों भाइयों के बीच रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अगली सुबह नैन और रैंडोल्फ जल्दी जेसी और उसके परिवार को बुलाने आते हैं, क्योंकि लूना फिर से किनारे पर लौट आई है और अच्छा महसूस नहीं कर रही, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। क्योंकि अगर उसे जल्द ही वापस गहरे समुद्र में नहीं भेजा गया तो वह सांस नहीं ले पाएगी और अब तक की सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। रैंडोल्फ एक और इलाज आजमाने का फैसला करता है और जेसी को जंगल में एक खास पेड़ की खोज में ले जाता है, जिसके बारे में सिर्फ उसके कबीले के लोग ही जानते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो पेड़ मिल जाता है और रैंडोल्फ अपने कबीले के ज्ञान से एक खास दवा तैयार करता है। इसी दौरान ग्लेन और नैन लूना को वापस समुद्र में धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं और एल्विस भी मदद करना चाहता है, लेकिन एनी और बाकी लोग उसे दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसे एल्विस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ ने उससे किया वादा नहीं निभाया और वो रोते हुए वहां से भाग
जाता है। काफी मेहनत के बाद सभी लोग मिलकर लूना को समुद्र में वापस भेजने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जब एनी को एहसास होता है कि एल्विस गायब है तो वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। हालांकि वो कैंप में कहीं नहीं मिलता और एनी और बाकी लोग उसकी तलाश में लग जाते हैं। उधर रैंडोल्फ और जेसी बंदरगाह पर लौटते हैं। जेसी अपना हारमोनिका बजाकर विली और लूना को बुलाता है। फिर वो विली को इशारा करता है कि वो अपना मुंह खोले और जब लूना भी ऐसा करती है, रैंडोल्फ जल्दी से दवा लूना की जीभ पर डाल देता है ताकि वो उसे निगल ले। इसके बाद रैंडोल्फ अपने कबीले की एक खास प्रार्थना पढ़ता है जिसमें वो भगवान से प्रार्थना करता है कि लूना ठीक हो जाए। जेसी ध्यान से सुनता है और जैसे ही रैंडोल्फ प्रार्थना खत्म करता है, वे दोनों उम्मीद के साथ घर लौट आते हैं कि लूना जल्दी ठीक हो जाएगी। एक और दिन बीत जाता है लेकिन एल्विस अब भी नहीं मिला है। वो अब भी अपने माता पिता से नाराज है और शहर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन शहर जाने वाला जहाज पहले ही रवाना हो चुका होता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए उसे मजबूरी में द्वीप पर ही रुकना पड़ता है। एल्विस नाश्ते का ऑर्डर देने के लिए एक छोटी सी भोजनशाला में जाता है। वहीं उसे जॉन की बातों की जानकारी मिलती है, जो अपने एक साथी से कह रहा होता है कि वो विली और उसके परिवार को पकड़कर बेचना चाहता है ताकि तेल रिसाव से हुए नुकसान की भरपाई कर सके। अब जब एल्विस को जॉन की बुरी योजना के बारे में पता चल जाता है तो वो जल्दी से कैंप में वापस दौड़ता है ताकि जेसी और उसके परिवार को चेतावनी दे सके। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जॉन ने अपनी योजना पहले ही शुरू कर दी है। उसने अपनी टीम को आदेश दे दिया है कि वे समुद्री इलाके के चारों ओर बड़े बड़े जाल बिछा दें ताकि विली और उसके भाई उन जालों में फंस जाएं और भाग न सकें। फिर विली और उसके भाइयों को फंसाने के बाद तेल कंपनी वाले सबके सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि वो व्हेल को पकड़कर एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे, लेकिन जेसी को जल्दी ही शक हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। उसका शक तब सच हो जाता है जब एल्विस आता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। फिर दोनों भाई तेल कंपनी के मालिक जॉन के पास जाते हैं और सबके सामने उसकी साजिश का खुलासा कर देते हैं। जॉन अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन लड़कों को यहाँ से ले जाओ, लेकिन इसके बजाय जेसी और एल्विस जॉन को धक्का देकर पानी में गिरा देते हैं। उधर जॉन के आदमियों ने व्हेल को पकड़ना शुरू कर दिया था। वे लूना को एक स्ट्रेचर पर खींचकर उसे एक जहाज में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती से अब विली भी बीच में आ जाता है और उन्हें रोकने का फैसला करता है। वह नाविकों में से एक की नाव पलट देता है। इससे नाविक स्ट्रेचर छोड़ देता है और लूना वापस पानी में गिर जाती है। उसे बचा लिया जाता है, लेकिन व्हेल अभी भी जालों में फंसी होती है, इसलिए उन्हें उन जालों से छुड़ाना जरूरी होता है। फिर जेसी अपने पिता की नाव में नेन के साथ निकलता है और वे तेजी से विली और उसके परिवार को सुरक्षित रास्ते से समुद्र तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में वे एल्विस से बंदरगाह पर मिलते हैं और उसे भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी करनी होती है क्योंकि तेल कंपनी के लोग भी नाव से उनका पीछा करने की तैयारी में होते हैं। लेकिन सौभाग्य से एल्विस पहले ही उस नाव का लंगर फंसा चुका होता है। जब वे लोग नाव चालू करने की कोशिश करते हैं तो नाव हिलती नहीं और सभी आदमी पानी में गिर जाते हैं। फिर जेसी, नेन और एल्विस विली की खोज में निकलते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां व्हेल जाल में फंसी होती है। जेसी विली को उस आखिरी करतब की याद दिलाता है जो उन्होंने पहले किया था, जब विली ने एक बड़ी पत्थर की दीवार के ऊपर छलांग लगाई थी और समुद्र में भाग गया था। अब विली वही करतब दोहराने का फैसला करता है। जेसी के इशारे पर विली जाल के ऊपर से एक बड़ी छलांग लगाता है और जाल टूट जाता है, जिससे विली और उसका परिवार आजाद हो जाते हैं और जेसी, नेन और एल्विस के साथ मिलकर नाव में समुद्र की ओर बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में एक और खतरा सामने आता है। तेल टैंकर में एक बड़ा धमाका हो जाता है जिससे समुद्र में फैले तेल में आग लग जाती है। लेकिन सौभाग्य से विली और उसका परिवार पानी के अंदर से तैरकर आग के नीचे से निकल जाते हैं और सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। जेसी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं, लेकिन वे पानी के बीच एक चट्टान को नहीं देख पाते जिससे उनकी नाव टकरा जाती है। नाव में एक छेद हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। इसी बीच आग की लपटें खाड़ी के चारों ओर फैलने लगती हैं। एल्विस चारों तरफ खतरा देखकर घबरा जाता है, लेकिन जेसी उसे शांत करता है और वादा करता है कि वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर भी तेल लगातार फैलता जा रहा है और आग अब नाव के बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन सौभाग्य से रैंडोल्फ ने कुछ समय पहले ही कोस्ट गार्ड को फोन किया था और जल्द ही एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए आता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी और सेफ्टी जैकेट फेंका जाता है। सबसे पहले एल्विस को ऊपर खींचा जाता है, फिर नेन को। अब जेसी की बारी होती है, लेकिन तब तक नाव लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी होती है और जेसी रस्सी तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी वह हार नहीं मानता और कई कोशिशों के बाद वह रस्सी तक पहुंचने में सफल हो जाता है। हेलीकॉप्टर उसे आग से दूर ले जाने लगता है और कोस्ट गार्ड अधिकारी उसे ऊपर खींचना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है, जेसी फिसल जाता है और वापस पानी में गिर जाता है। नैन और एल्विस घबरा जाते हैं और अधिकारियों से उसे बचाने की विनती करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर और नीचे नहीं आ सकता। अब जेसी की आखिरी उम्मीद रेस्क्यू बोट है जो जल्द आनी चाहिए, लेकिन अगर देर हो गई तो शायद वह बच नहीं पाएगा। तभी विली प्रकट होता है और अपने दोस्त जेसी को
सुरक्षित जगह ले जाने के लिए उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। उन्हें आग की लपटों से होकर निकलना पड़ता है। जैसा विली पहले कर चुका है, वह आग के नीचे से तैरता है और जेसी को दूसरी तरफ सुरक्षित छोड़ देता है। वहां उन्हें रैंडोल्फ की नाव मिलती है, जिसमें ग्लेन और एनी होते हैं, जो अपने बेटे जेसी को बचाने आए होते हैं। जेसी को सही सलामत देखकर वे बहुत खुश और राहत महसूस करते हैं। फिर जेसी विली को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वह अपने दोस्त को अलविदा कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि विली उससे अलग नहीं होना चाहता। जेसी समझ जाता है कि अब विली को अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए, इसलिए वह हाथ से इशारा करके उसे जाने के लिए कहता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने परिवारों के पास लौट जाते हैं। जेसी बहुत खुश होता है जब देखता है कि नेन और एल्विस भी इस खतरनाक सफर के बाद सुरक्षित हैं। जब जेसी अपने भाई एल्विस से मिलता है तो एल्विस उसे अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उनकी माँ को हमेशा इस बात का दुख रहा कि उसे जेसी को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। जेसी अपने भाई को गले लगाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब दोनों भाई अपने पुराने झगड़ों को भूलकर एक हो जाते हैं। यह भावुक पल जेसी के माता पिता को भी बहुत छू जाता है और उनकी आंखें भर आती हैं और वे फैसला करते हैं कि वे अपने परिवार में एक और सदस्य जोड़ेंगे। अब एल्विस भी इस परिवार का हिस्सा बन जाता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एल्विस जेसी से पूछता है कि विली अब कहाँ है। जेसी मुस्कुराकर जवाब देता है कि वे सब सुरक्षित जगह पर हैं। एल्विस फिर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर जेसी अपने गले का हार दिखाते हुए कहता है, मुझे विली पर भरोसा है। तो इसी के साथ ये मजेदार कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।